नमस्कार, आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में भूगोल विषय का एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भूकंप को समझाते हुए उसकी तीव्रता एवं परिणाम मापने की विधियों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न बच्चे ने अपने हाथ से खुद लिखा है। परिणाम नहीं, परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर वर्ड लिमिट और मार्क्स स्पेसिफाई नहीं किए गए हैं। मैं बता दे रहा हूँ, ये 250 वर्ड्स में और 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। पहले समझ लेते हैं हम लोग भूकंप के बारे में और भूकंप को मेज़र करने या भूकंप के मापन के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। इसके लिए मैंने कोई अलग से कंटेंट या कोई स्लाइड नहीं ली है, मौखिक रूप से ही समझ लेते हैं। भूकंप का मतलब होता है भूपृष्ठ में आकस्मिक संचलन या आकस्मिक कंपन, उसे कहते हैं भूकंप। सामान्य रूप से जो भूकंप होता है वह भूगर्भ के अंदर से उत्पन्न होने वाले प्रेरक बलों से प्रेरित होता है, लेकिन कई बार बाह्य कारकों से भी भूपृष्ठ में कंपन होता है। जैसे जहाँ पर कोई बड़ा बांध बनाया जाता है तो वहाँ बांध से भी भूकंप आते हैं। कोई बड़ा परमाणु या रासायनिक विस्फोट होता है, उससे भी भूकंप आने की संभावना रहती है। या जहाँ पर खनन कार्य होता है वहाँ पर भी भूकंप आ सकते हैं। तो ये तो बाह्य कारक हो गए। आंतरिक कारकों में विवर्तनिक गतिविधियों के कारण भी भूकंप आते हैं या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आते हैं। भूकंप से दो प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। एक हो गई भूगार्भिक तरंगें, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गमन करती हैं। भूगार्भिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, पी और एस तरंगें। दूसरे प्रकार की तरंगों का जो वर्ग है उसमें धरातलीय तरंगें आती हैं, और जो धरातलीय तरंगें हैं उनमें एल वेव्स प्रमुख होती हैं। एल वेव्स पृथ्वी के धरातल से होकर गमन करती हैं, और एल वेव्स ही जो विनाश होता है या जो क्षति होती है मानव द्वारा निर्मित संरचनाओं पर, तो वह क्षति एल तरंगों के द्वारा ही होती है। और जहाँ से भूकंप शुरू होता है, प्रारंभ होता है, उसे कहते हैं इंग्लिश में फोकस या उद्गम केंद्र। और उस उद्गम केंद्र से पृथ्वी के पृष्ठ पर या भूपृष्ठ पर जो निकटतम केंद्र होता है उसे हिंदी में अधिकेंद्र और इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। मैं एक इमेज है उसमें मैं दिखाई भी दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला जो एरिया है ये भूकंप का उद्गम केंद्र है, ये भूकंप का मूल है। तो इससे जो निकटतम एरिया होगा भूपृष्ठ पर उसे कहेंगे एपिसेंटर, हिंदी में इसे अधिकेंद्र कहते हैं, और इसे उद्गम। और भूकंप का जो मापन होता है उसके लिए प्रमुख रूप से दो स्केल प्रयोग किए जाते हैं। एक हो गया रिक्टर स्केल और दूसरा हो गया मर्कैली स्केल। जो मर्कैली स्केल होता है उसमें मुख्य रूप से भूकंप द्वारा मनुष्य और मनुष्य द्वारा निर्मित संरचनाओं को कितनी क्षति हुई है, इस बात को ध्यान में रखकर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। और जो रिक्टर स्केल होता है वह ज़्यादा साइंटिफिक है, उसमें भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का मापन किया जाता है। और रिक्टर स्केल में जो भूकंप के लिए जो कैटेगराइज किया जाता है उसमें 1 से लेकर 10 तक, जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे लेवल, भूकंप का स्तर 1 से लेकर यहाँ 9 तक दिया हुआ है। तो इसमें 1 से लेकर 10 तक वर्ग होते हैं रिक्टर स्केल में। और जो मर्कैली स्केल होता है उसमें 1 से लेकर 12 तक वर्ग होते हैं। कैटेगरी 1 से लेकर और 12 तक, जहां 1 नंबर का मतलब है कि कम तीव्रता वाला भूकंप और 12 नंबर का मतलब है अत्यधिक विनाशकारी भूकंप। इसी प्रकार से यहाँ 1 का मतलब हो गया सामान्य भूकंप और 9 या 9 से अधिक का मतलब हो गया अत्यधिक विनाशकारी भूकंप। तो इन दोनों पैमानों में आप लोग देखेंगे, ये मैंने रिक्टर स्केल की एक इमेज ले ली थी, इसमें देखेंगे कि जिस जिस तरीके से भूकंप का या भूकंप से होने वाली क्षति बढ़ती चली जाएगी उस तरीके से कलर भी इसमें अलग अलग दिखाया गया है। इसमें भी मर्कैली स्केल में भी यही है कि पहले वाइट कलर, नो ट्रेमर फेल्ट, इसका मतलब है कि कोई कंपन महसूस नहीं होता है जहां पर 1 वाली श्रेणी का भूकंप आता है। तो जैसे जैसे करके रिस्क बढ़ता चला जाएगा उसी तरीके से कलर्स भी चेंज हो गए हैं हर वर्ग के लिए। तो ये दोनों टेबल रिक्टर और मर्कैली स्केल की ली गई थी। रिक्टर स्केल जो है वह CF रिक्टर नाम के एक वैज्ञानिक थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उन्होंने इन्वेंट की थी, उनके नाम पर है।
और जो मर्कैली स्केल है वह इटली के एक नेचुरल साइंस के प्रोफेसर थे जी मर्कैली, उन्होंने इन्वेंट की थी, उनके नाम पर है। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है अपने उत्तर में। भूकंप का संबंध अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से होने वाले कंपन से है। भूकंप की उत्पत्ति भूकंप मूल से होती है। ये बात सही है, लेकिन अगर बृहत स्तर पर देखें तो भूकंप केवल अंतर्जात बलों से ही नहीं होते। जैसे हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि खनन से भी भूकंप आ सकता है, या कहीं पर बड़ा बांध बना हुआ है तो वहाँ पर भी भूकंप आने की संभावना रहती है। इसके साथ ही मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में कोई बड़ा परमाणु विस्फोट होता है या कोई रासायनिक विस्फोट होता है तो वहाँ पर भी भूकंप आने की संभावना रहती है। इसलिए जो लिखा है भूकंप का संबंध अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण, तो ये बात ठीक नहीं है। अंतर्जात के साथ साथ कुछ बहिर्जात कारण भी भूकंप के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे देखते हैं। सामान्य तौर पर बात ठीक है, लेकिन उत्तर लिखते समय इसे लिखना चाहिए था कि कुछ भूकंप बहिर्जनिक कारणों से भी उत्पन्न होते हैं। अगला लिखा है भूकंप मूल की गहराई, गहराई नहीं गहराई, भूकंप मूल की गहराई के आधार पर सतह पर होने वाले कंपन को छिछले, मध्यम एवं गहरे नहीं गहरे, ये बच्चा रा को डा लिख रहा है। भूकंप मूल की गहराई के आधार पर सतह पर होने वाले कंपन को छिछले, मध्यम एवं गहरे उद्गम का भूकंप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरे उद्गम के भूकंप के रूप में, आर्टिकुलेशन में एरर है। ठीक है, इस बच्चे ने यहाँ पर एक डायग्राम से दिखाने की कोशिश की है। छिछले उद्गम केंद्र का भूकंप 70 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और गहरे के लिए लिखा है 700 किलोमीटर। ठीक बात है ये। भूकंप मूल की गहराई, फिर गहराई अधिक होने पर भूकंप की तीव्रता अर्थात सतह पर होने वाले कंपन का प्रभाव कम होता है। ये बात भी ठीक है। जहाँ पर भूकंप का अर्थक्वेक का फोकस अधिक गहराई पर होगा तो उससे भूपृष्ठ पर जो कंपन होगा उसकी तीव्रता कम होगी, और अगर कम गहराई पर भूकंप का फोकस है तो उससे जो भूपृष्ठ पर कंपन होगा वह अधिक तीव्र होगा। तो ये बात ठीक लिखी हुई है। सर्वप्रथम पी तरंग के द्वारा कम तीव्रता के साथ कंपन होता है। अब इसको यहाँ पर भूकंप के दौरान निकलने वाली तरंगों की एक हेडिंग डाल देनी चाहिए, या भूकंपीय तरंगे, इस तरह की एक हेडिंग डालनी चाहिए थी। सिस्मिक वेव्स, सर्वप्रथम पी तरंग के द्वारा कम तीव्रता के साथ कंपन होता है, क्योंकि ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं जो कणों के कंपन की दिशा के समानांतर होती हैं। ये बात भी सही है। पी वेव्स अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। वहीं एस तरंग के अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण कणों का कंपन तरंग के लंबवत लिखना चाह रहा था लेकिन ठीक से लिख नहीं पाया। इस तरह से लिखा जाता है लंबवत, स्पेलिंग एरर है। वहीं एस तरंग के अनुप्रस्थ तरंग होने के कारण कणों का कंपन तरंगों के या तरंग के लंबवत होता है, जिससे भूकंप की तीव्रता पी से अधिक होती है। ये बात भी सही है। अंततः एल तरंग के द्वारा अत्यधिक तीव्रता से कंपन होता है। एल तरंगे धरातलीय तरंगे होती हैं, धरातल पर कंपन होता है एल तरंगों के द्वारा, और सबसे ज़्यादा विनाशकारी एल तरंगे ही होती हैं। ये ठीक बात लिखी है इसने। भूकंप की तीव्रता को भूकंप मूल की गहराई एवं तरंगों की तीव्रता के साथ चट्टानी संगठन एवं संरचना निर्धारित करती है। फिर से पढ़ लेते हैं इस लाइन को, मैं थोड़ा सा एनलार्ज भी कर दे रहा हूं। भूकंप की तीव्रता को भूकंप मूल की गहराई एवं तरंगों की तीव्रता के साथ
चट्टानी संगठन एवं संरचना भी निर्धारित करती है। यही कारण है कि भ्रंश घाटी एवं नदी बेसिन के समीप जलोढ़क मृदा से निर्मित संरचना वाले क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये बात भी सही है। जहाँ पर मृदा की संरचना कोमल होगी और मृदा की परत अधिक मोटी होगी, वहाँ पर भूकंपीय तरंगों का आयाम अधिक होता है। ये बात सही है। भूकंप के विश्व वितरण के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि अधिकांश भूकंप की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी संचलन से है। ये बात भी ठीक है, लेकिन इस बच्चे को भूकंप के कारणों के बारे में भी कुछ जानकारी देनी चाहिए कि जैसे कुछ भूकंप विवर्तनिक कारणों से आते हैं, ज्वालामुखी जन्य भी भूकंप आते हैं, खनन से भी भूकंप आते हैं, विस्फोट से भी आते हैं, बांध जनित भूकंप भी होते हैं। तो ये जानकारी इस बच्चों को देनी चाहिए थी, जो इसने जानकारी नहीं दी है। या फोकस का, एपिसेंटर का एक डायग्राम भी देना चाहिए था, वो डायग्राम भी इस बच्चे ने नहीं दिया है। आगे देखते हैं, भूकंप की तीव्रता एवं परिमाण मापने की विधियाँ। इस बच्चे की कॉपी में कुछ स्पेलिंग एरर्स भी हैं। भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए वर्तमान समय के मर्कैली स्केल, वहीं भूकंप के परिमाण का मापन के लिए रिक्टर पैमाना स्केल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकुलेशन एरर है, सेंटेंस में भी प्रॉब्लम है। के मापन के लिए रिक्टर पैमाना स्केल के द्वारा किया जाता है, या का मापन रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाने के द्वारा किया जाता है। आर्टिकुलेशन एरर है इसमें। अगला लिखा है मर्कैली स्केल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। अब मर्कैली स्केल की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं। लिखा है इस पैमाने पर भूकंपीय तीव्रता को 1 से 12 तक के रोमन अंकों के द्वारा दर्शाया जाता है, जिनका आधार अनुभवात्मक पर्यवेक्षण है, ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सही बात लिखी है। 1 से 12 तक कैटेगराइज किया जाता है भूकंप के स्तर को, और ऑब्जर्वेशन द्वारा, या जो शब्द लिखा है हिंदी का पर्यवेक्षण, अनुभविक पर्यवेक्षण की भूकंप द्वारा मानवों पर या मानव निर्मित संरचनाओं पर क्या प्रभाव हुआ या क्षति कितनी हुई, उसका ऑब्जर्वेशन करके ही भूकंप को कैटेगराइज किया जाता है। इस स्केल में अधिकेंद्र से दूर जाने पर स्केल का मान एक समान नहीं होता है। ये बात सही है। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे भूकंप का प्रभाव कम होता चला जाएगा और क्षति भी कम होती चली जाएगी। इसलिए जैसे जैसे भूकंप से दूर जाएंगे तो जो भूकंप का स्तर है वह बदलता चला जाएगा। भूकंप के अधिकेंद्र के निकट मान लेते हैं कि 6 या 7 स्तर का भूकंप आया, या 6 या 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, तो अधिकेंद्र से कुछ दूरी पे या जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उसका स्तर घटता चला जाएगा, क्योंकि भूकंपीय तरंगों के कमज़ोर होने के चलते अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ में भूकंप से होने वाली क्षति कम होती चली जाती है। तो ये बात भी सही लिखी हुई है। इसे GYOR रंगों में प्रदर्शित किया जाता है। ये बच्चा लिखना चाह रहा है ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इसे पूरा लिखना चाहिए था। रंगों में प्रदर्शित किया जाता है, ये बात हम लोगों ने देख ही ली थी। ये कहना चाह रहा है येलो, रेड, ग्रीन, ये कहना चाह रहा है कि भूकंप के जो वर्ग हैं या भूकंप के जो स्तर हैं उन्हें भिन्न भिन्न रंगों में दिखाया जाता है। तो जो मर्कैली स्केल के बारे में जो बातें इस बच्चे ने लिखी थी वो सारी सही थी। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। इसका प्रयोग भूकंपीय होना चाहिए। स्पेलिंग में एरर है इस कॉपी में काफ़ी। रिक्टर पैमाना, इसका प्रयोग भूकंपीय परिमाण के मापन के लिए वर्तमान में सर्वाधिक किया जाता है। ये बात सही है।
इसके लिए सिस्मोग्राफ की सहायता ली जाती है। ये बात भी सही है। मर्कैली स्केल में सिस्मोग्राफ की हेल्प नहीं ली जाती। मर्कैली स्केल में डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है कि क्षति कितनी हुई, लेकिन रिक्टर स्केल में सिस्मोग्राफ की हेल्प ली जाती है। इस पैमाने पर 1, 2, 3, 9 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। या भूकंप को 1 से लेकर 9 तक के स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। ये बात भी सही है। इसमें हर आगे वाली संख्या अपने पिछले वाली संख्या के 10 गुने परिमाण तथा 32 गुने ऊर्जा का निष्कासन बढ़ जाता है। ये बात भी सही है। कुछ जगह 32 लिखा मिलता है, कुछ जगह 33 लिखा मिलता है। तो ये बात सही है कि भूकंप का जो अगला स्तर होगा रिक्टर स्केल पे, जैसे मान लेते हैं रिक्टर स्केल पे कहीं 5 स्तर का भूकंप आया हुआ है रिक्टर पैमाने पर, तो इसका जो अगला जो स्तर होगा 6 स्तर का जो भूकंप आएगा रिक्टर स्केल पे, तो उसमें 10 गुना उसका परिमाण बढ़ जाएगा तथा उसमें से जो निष्कासित ऊर्जा है वह लगभग 32 या 33 गुना बढ़ जाएगी। अगला लिखा है अधिकेंद्र से दूर जाने पर भी रिक्टर स्केल का मान सभी स्थान पर एक समान रहता है। ये बात भी सही लिखी हुई है कि रिक्टर स्केल में अधिकेंद्र से दूर जाने पर भी जो भूकंप का मान है वह एक ही रहता है। अर्थात जो भूकंप आता है उसका जो मान जो तय किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से कैलकुलेट करके, वह अधिकेंद्र के निकट और अधिकेंद्र से दूर जाने पर भी एक समान ही रहता है, मर्कैली स्केल की तरह अलग अलग नहीं होता। तो ये जो बातें यहाँ पर रिक्टर स्केल और जो मर्कैली स्केल के लिए लिखी हुई थी, ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं। भूकंप के बारे में भी जो जानकारी इस बच्चे ने दी है वो सारी सही दी है। बस ये भूकंप के कारण या भूकंप के प्रकार बताने से चूक गया बच्चा। इस बच्चे ने अपनी कॉपी में भूकंप के कौन कौन से कारण हो सकते हैं या किस प्रकार के भूकंप हो सकते हैं, विवर्तनिक हो सकते हैं, ज्वालामुखी जन्य हो सकते हैं, खनन से संबंधित हो सकते हैं, उनकी जानकारी नहीं दी। बाकी इस बच्चे ने प्रयास अच्छा किया है। अब मार्क्स के लिए देख लेते हैं। भूकंप का संबंध अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण, पहले ही चर्चा कर ली थी कि भूकंप केवल अंतर्जात बलों के कारण नहीं आते। भूमिका थोड़ी सी कमजोर है, हालांकि ठीक लिखी हैं बातें। सामान्य तौर पर तो ठीक मान सकते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा में आंसर लिखते समय इसे स्पेसिफाई करना चाहिए था कि कुछ भूकंप बहिर्जनिक कारणों से भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप लोग इस प्रश्न को देखकर पहले ही समझ रहे होंगे कि प्रश्न के 2 भाग हैं। भूकंप को समझाते हुए पहले भूकंप के बारे में जानकारी देनी थी और दूसरे में भूकंप की तीव्रता एवं परिमाण नापने के लिए जो रिक्टर और मर्कैली स्केल है उनकी जानकारी देनी चाहिए थी। तो इस बच्चे ने भूकंप की भी जानकारी लिखी है और मर्कैली और रिक्टर स्केल के बारे में भी लिखा है। भूकंप के बारे में जानकारी देते हुए इसने सारी बातों को लगभग ठीक लिखा है। बस भूकंप का वर्गीकरण और भूकंप के कारणों का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया है। तो इस पहले भाग के लिए मैं इसे 2.5 मार्क्स दूंगा, जिसमें इसने भूकंप की जानकारी दी है। अगर ये फोकस एपिसेंटर की इमेज बना के भी दिखा देता और भूकंप के कारणों के बारे में भी बता देता तो मैं इसे कुछ और ज़्यादा मार्क्स देता। इसके बाद इसने जो रिक्टर पैमाना और मर्कैली स्केल के बारे में जो बातें लिखी थी वो बिल्कुल सही लिखी थी और इस प्रश्न में इतनी ही बातों की ज़रूरत थी। जो मोटी मोटी बातें थी वो सारी की सारी इसने लिखी थी। तो मैं इधर इसको 3 नंबर दूंगा। तो इस बच्चे को मिलते हैं 3 और 3 6। 15 में से इस बच्चे को इस प्रश्न के उत्तर के लिए 6 नंबर मिलते हैं और इस बच्चे ने प्रयास भी अच्छा किया था। बस इसे ये सलाह दी जाती है कि 1-2 इमेज इसे और बनानी चाहिए थी जो फोकस और एपिसेंटर के बारे में जानकारी होती, और इसको भूकंप के कारणों के बारे में भी लिखना चाहिए था और ये भी बताना चाहिए था कि भूकंप केवल अंतर्जनित बलों से ही उत्पन्न नहीं होते, बहिर्जनित बलों से भी भूकंप आते हैं। ये जानकारी भी इसे देनी चाहिए थी। बाकी इस बच्चे ने जो कुछ भी लिखा है और जो प्रयास किया है अच्छा है। अब इस एपिसोड के बाद हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।